चलिए, तो लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर ऑफ लॉ रिलेटिंग टू क्राइम्स एंड इट्स प्रोसीजर्स। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका दे दिया था। मैंने आपको जो बेसिक चीजें हैं इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ये सब हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में ही कर लिया था। मैंने आपको बता दिया था कि सर हमारे सब्सटैंटिव लॉ और हमारे प्रोसीजर लॉज कैसे होते हैं, और क्रिमिनल साइड में अगर सब्सटैंटिव लॉ को देखा जाए और प्रोसीजर लॉ को देखा जाए तो वो भी हमको समझ आ गया था कि सर हमारा जो इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी जो है, वो हमारा सब्सटैंटिव लॉज है। तो हमको क्या बताता है कि हमको सर अलग अलग क्राइम्स के बारे में डिफाइन किया गया है और उसकी सजाएं बताता है। मगर सर सजा दिलानी तक कैसे है, वो जो पूरा प्रोसीजर कोड को फॉलो करना पड़ता है, वो जो प्रोसीजर पुलिस ऑफिसर्स को फॉलो करना पड़ता है, वो जो प्रोसीजर आपके वकील होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, वो प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? वो पूरा प्रोसीजर दिया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दिया गया है। ठीक है, समझ आती? ये हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने आपको आईपीसी के बारे में थोड़ा सा बता दिया था। अलग अलग थोड़े एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे जिससे आपको ये समझ आ जाए कि भाई आईपीसी में हम लोगों को क्या बेसिकली देखना है। उसके बाद मैंने आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बता दिया था कि भाई साहब ये प्रोसीजर कब अप्लाई होता है, किस स्टेज से लेकर किस स्टेज तक आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई होगा। और इन शॉर्ट भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। उसके बाद कोर्ट सिस्टम के बारे में मैंने आपको थोड़ा झलक दिखा दी थी। इसके बारे में बता दिया था कि भाई कौन कौन से कोर्ट होते हैं तो क्रिमिनल कोर्ट जो क्रिमिनल केसेस का ट्रायल करते हैं। उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट शेड्यूल की हल्की सी झलक दिखाई थी। बाकी इस शेड्यूल के बारे में हम लोग और आगे डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का पार्ट देखेंगे। तब मैं आपको फिर से ये शेड्यूल एक बार पूरा शेड्यूल दिखाऊंगा एक बार। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बेसिक चीज, उसके बाद मैंने ऑफेंस के बारे में आपको बता दिया था कि भाई साहब ऑफेंस क्या चीज है, क्राइम क्या चीज है। तो सर कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन विच इज पनिशेबल इन नेचर इन एनी ऑफ द लॉज, इन एनी ऑफ द लॉज, उसको बोलते हैं ऑफेंस। और किसी भी एक्ट को, किसी भी ओमिशन को अगर आपको ऑफेंस बनाना है देन देयर मस्ट बी अ गिल्टी माइंड, देयर मस्ट बी अ गिल्टी माइंड। ये कुछ मैंने एग्जांपल आपको दिया था एक्ट का और ओमिशन का। और उसके बाद बताया था कि भाई साहब कब किसी एक्ट को या ओमिशन को अगर क्राइम बनाना है तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो सर पहला मैंने आपको बताया था इट मस्ट हैव बीन डन बाय द ह्यूमन बीइंग। पहला तो इंसान होना चाहिए। दूसरा बताया था कि इंसान का एक गिल्टी माइंड होना चाहिए। तीसरा सर गिल्टी माइंड ह्यूमन बीइंग है, गिल्टी माइंड है, मगर उसके साथ कुछ ना कुछ एक्ट भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्ट या कुछ ना कुछ ओमिशन भी होना चाहिए। और ऐसा एक्ट होना चाहिए या ऐसा ओमिशन होना चाहिए जो कि इलीगल है या कि अनलॉफुल है। और लास्ट में इंजरी होनी चाहिए उस एक्ट से या उस ओमिशन से, सामने वाली पार्टी को इंजरी भी होनी चाहिए। तब बोलेंगे वो पर्टिकुलर एक्ट या पर्टिकुलर ओमिशन क्या है, एक क्राइम है, एक क्राइम है। ये बेसिक चीज हमने कर ली थी। और इसका हल्का सा अगर मैं आपको स्टार्ट इसके साथ करूं या तो रिकैप करूं तो इन शॉर्ट देखो मैं क्या बोलता हूं, देख लो। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो बेटा कोई भी पर्सन है, कहां गया, ये देखिए, कोई भी पर्सन, देखो एनी पर्सन यानी पर्सन्स, ठीक है, और एक दूसरा पर्सन है, ठीक है। तो अगर कोई भी इंसान दूसरे पर्सन की क्या ले लेता है, एग्जांपल के तौर पे जान ले रहा है, ठीक है, जान ले रहा मतलब मर्डर कर दिया, या तो, और या तो सर सामान उठा लेता है विदाउट हिज कंसेंट, उसका बिना कंसेंट के उसका सामान उठा लेता है। या तो कोई भी इंसान क्या करता है, दूसरे इंसान को मारता है और सामान उठा लेता है, मारता है और सामान उठा लेता है, ये अलग अलग चीजें हैं। सामान उठा लेना चोरी, मारना और फिर सामान उठा लेना रॉबरी, ठीक है, समझ आ रही है। या तो सर सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है एक्सेप्ट्रा, या तो सर सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है या तो एक्सेप्ट्रा। तो बेटा ये जितने भी एक्ट है, एक्ट नंबर जो नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, बेटा एक बात बताओ, ये जितने भी एक्ट्स है जो भी ये इंसान कर रहा है, ये वाला इंसान जो कर रहा है, ये जो इंसान इस पर्टिकुलर जो एक्ट कर रहा है, ये जो एक्ट कर रहा है, ये सब गलत है कि नहीं है? ये जितने भी एक्ट्स है बेटा सब क्या है, गलत है। जितने भी एक्ट्स है क्या है, सब गलत है। इन सभी एक्ट्स को स्टॉप करने के लिए, टू स्टॉप ऑल दीज एक्ट्स और एक्टिविटीज, इन सभी एक्ट्स को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए क्या किया था बेटा, क्रिमिनल लॉ को बनाया गया था। इन सभी एक्ट्स को रोकने के लिए ही क्रिमिनल लॉज को बनाया गया। आज की डेट में अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे भारत में 3 टाइप के क्रिमिनल लॉज हैं। एक है आपका इंडियन पीनल कोड, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एक है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये है दूसरा। और एक और है हमारा लॉ जिसको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, वो है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है। तो 3 बेसिकली क्रिमिनल लॉज को बनाया गया। किस लिए बनाया गया सर? टू स्टॉप ऑल दीज एक्टिविटीज, टू स्टॉप ऑल दीज एक्ट्स जो कि गलत है, जो कि क्या है,
गलत हैं। समझ आ रही है? तो देखिए आईपीसी देख लीजिए क्या है, सब्सटैंटिव लॉ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो इंडियन पिनल कोड है वो आपका सब्सटैंटिव लॉ है और ये डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है वेरियस क्राइम्स और बताता है उनकी अलग अलग सजाएं। अब क्राइम सर चाहे स्टेट के खिलाफ हो, चाहे पब्लिक के खिलाफ हो, चाहे आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ हो सर, चाहे रिलीजन के खिलाफ हो या सर एक्सेप्ट्रा, ठीक है, समझ आ रही है? उसके बाद सर सीआरपीसी है जो कि एक आपका क्या है, प्रोसीजरल लॉ है, जो कि क्या है, प्रोसीजर लॉ, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है बेटा, इसका दोनों नेचर है, देखिए कि लिखा है बोथ सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजर। जब मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पे मैं बताऊंगा कि सर ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसका नेचर सब्सटैंटिव भी है और इसका नेचर प्रोसीजरल भी है। तो मेन बस ये चीज है कि जितने भी गलत गलत एक्टिविटीज है, एक्ट्स है, उनको रोकने के लिए ही क्रिमिनल लॉज को बनाया गया था। आता है समझ? क्लियर है? क्लियर है? चलिए मैं आपकी बुक्स के ओपन करता हूं, बुक्स को मैं आप दिखाता हूं। ये देखिए भाई हमारा ये चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर है और इसका आपको दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम का मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में पीपीटी में दिखा दिया था, ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया आपको। और ये आपका है, देखिए भाई बेसिक से एकदम दिखा रहा हूं मैं आपको, क्या लिखा है देखिए, 2 टाइप्स ऑफ केसेस। आपको ऑलरेडी पता है कि सर 2 तरीके के केसेस होते हैं, एक होता है सर हमारा सिविल केस होता है और एक हमारा होता है कैसा, क्रिमिनल केस होता है, ठीक है। एक होता है हमारा सिविल केस। सिविल केसेस कैसे केस होते हैं बेटा, सिविल केस कैसे केस होते हैं, ये देखिए सिविल केसेस कैसे केस होते हैं, सिविल केसेस कैसे केस होते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ केसेस सिविल होते हैं और एक होते हैं आपके क्रिमिनल। सिविल का मतलब सर रॉन्ग अगेंस्ट दी प्राइवेट इंडिविजुअल, रॉन्ग अगेंस्ट दी प्राइवेट इंडिविजुअल। एग्जांपल सबसे बेस्ट अगर इसका एग्जांपल दिया जाए तो मैं बोलता हूं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे बेस्ट आपका एग्जांपल है, ठीक है। 2 पार्टीज हैं, आपस में उन्होंने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया। तो भाई जो दूसरी वाली पार्टी है, जो दूसरी वाली पार्टी जिसके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके अगेंस्ट रॉन्ग हुआ है, तो रॉन्ग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। तो उन दोनों की बातें हैं, हम लोग को कोई उससे लेना देना नहीं, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में था, फर्क उनमें से पड़ेगा, ठीक है, जिसके साथ गलत हुआ फर्क उसको पड़ेगा। भाई मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलता है आई विल सप्लाई यू 100 क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। मिस्टर बी ने क्या करा, मिस्टर बी ने क्या करा, मिस्टर बी ने उसके लिए उसको एडवांस में पेमेंट दे दी, ठीक है। पेमेंट आ गई मगर मिस्टर ए ने सप्लाई नहीं किया। तो बेटा सप्लाई नहीं किया, आप मुझे एक बात बताओ, मिस्टर ए और जो मिस्टर बी है, अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सप्लाई अगर नहीं किया है गुड्स, आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? आप मुझे बताओ, आपको कोई फर्क पड़ेगा? आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, हमको क्या मतलब, हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वही क्या हो रहा है, रॉन्ग अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब ये जो मिस्टर बी है ना, खाली इसी को सफर होगा, खाली मिस्टर बी को दिक्कत होगी और पूरी दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है? तो भाई जो सिविल आपका केस होते हैं वो क्या होता है सर, रॉन्ग अगेंस्ट दी प्राइवेट इंडिविजुअल होता है और इट विल बी डेल्ट बाय द सिविल लॉज। इसको कैसे डील किया जाता है, सिविल लॉज के थ्रू डील करा जाता है। इसका मतलब सर क्या है, सर यहाँ का जो प्रोसीजर है, सिविल लॉ के जो प्रोसीजर है सर वो डिफरेंट लगेंगे, लॉज जो लगेंगे वो डिफरेंट होंगे, रेमेडीज जो मिलेंगी हम लोग को वो भी डिफरेंट होंगी, और जो इसके लिए कोर्ट सिस्टम है, इसके लिए जो न्यायालय है, ठीक है, जो आपके कोर्ट होते हैं, जो कोर्ट के प्रोसीजर्स एंड ऑल है, वो भी सब कोर्ट कैसे होते हैं सर, अलग होते हैं। क्लियर है? और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं बेटा, ये होता है रॉन्ग अगेंस्ट दी होल सोसाइटी, रॉन्ग अगेंस्ट दी होल सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट रॉन्ग होता है, पूरी सोसाइटी इफेक्टेड होती है, ठीक है। अगर भाई मोहल्ले में, सोसाइटी में अगर कोई मर्डर हो जाए, ठीक है, मोहल्ले में सोसाइटी में अगर कोई आपकी चोरी हो जाए, डकैती पड़ जाए, ठीक है, रेप हो जाए, कुछ भी होगा तो बेटा पूरी सोसाइटी एट लार्ज इफेक्टेड होती है, ठीक है। पूरी सोसाइटी के मन में एक दहशत आ जाती है कि भाई साहब आज इसके साथ हुआ है तो कल हमारे साथ भी तो हो सकता है, आज हमारे पड़ोसी में चोरी हुई तो कल हमारे घर भी चोरी हो सकती है। तो इसको बोला जाता है, तो क्रिमिनल केस ऐसे केस होते हैं विच इज रॉन्ग अगेंस्ट दी होल सोसाइटी, और इसके लिए जो कानून बनाए गए हैं उसको बोला जाता है सर क्रिमिनल लॉज, उसको बोला जाता है क्रिमिनल लॉज। अब क्रिमिनल लॉज के जो भी प्रोसीजर्स हैं वो टोटली अलग है, सिविल लॉज के प्रोसीजर अलग, क्रिमिनल लॉज के प्रोसीजर्स देखिए, प्रोसीजर इनके जो है वो अलग है, इनके जो कानून है वो अलग है, इनके जो पनिशमेंट्स है, यहाँ पे सजाएं जो है
एकदम अलग है, और यहाँ का जो कोर्ट सिस्टम है वो एकदम अलग है। समझ आ रही है? तो सिविल केसेस को डील करने के लिए अलग प्रोसीजर्स, अलग लॉज, अलग रेमेडीज, अलग कोर्ट। क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए अलग प्रोसीजर्स, अलग लॉज, अलग रेमेडीज हैं, पनिशमेंट के तौर पर मिलती है, और अलग कोर्ट सिस्टम। आता है समझ? ठीक है, तो हमारा फोकस क्रिमिनल पे, हमारा फोकस क्रिमिनल पे है। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। देखिए भाई, ये देखिए, तो दो तरह के केसेस, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल केसेस आर रेगुलेटेड बाय सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, और द कोड कंसिस्ट ऑफ, जो सिविल प्रोसीजर कोड है हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ 158 सेक्शंस, सेकेंड पार्ट कंटेन्स 51 ऑर्डर्स। ये सब कुछ हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे कब, जब हम लोग सिविल लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग, हमारे पास चैप्टर है, ये हमारे पास चैप्टर है पूरा सिविल प्रोसीजर कोड का, हमारे पास पूरा का पूरा एक चैप्टर है। तो जब ये चैप्टर हम लोग डील करेंगे तब वहां पे इसकी कहानी बात करेंगे। अभी हम लोग को किसकी बात करनी है? इधर। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारा फोकस किधर है? इस साइड पे। तो हम लोग इस पे फोकस रखते हैं। अब देखिए, क्रिमिनल केसेस जो भी होते हैं, दीज आर रेगुलेटेड बाय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर 484 सेक्शंस हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 37 चैप्टर्स। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सर, ये हमारा क्या है? प्रोसीजर लॉ है। आता है समझ? ये हमारी बात ऑलरेडी हो गई। इंडियन पीनल कोड कंसिस्ट ऑफ 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस है। 511 सेक्शंस है, और ये क्या है? हमारा एक सब्सटैंटिव लॉ है। ये क्या है? हमारा एक सब्सटैंटिव लॉ है। नीचे आइए, देखिए भाई, सिविल रॉन्ग वर्सेस क्रिमिनल ऑफेंस। सिविल रॉन्ग जो मैंने आपको अभी दिखाया है, पीपीटी में जो अभी दिखाया, वही उसके बारे में देखिए, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। सिविल रॉन्ग रेफर्स टू अ रॉन्गफुल एक्ट दैट इन्फ्रिंजेस द प्राइवेट राइट्स। तो प्राइवेट राइट्स होती हैं, ठीक है, जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करती है तो उसका एक प्राइवेट राइट होता है। ठीक है, एक प्राइवेट राइट होता है। ये आपको पता होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट CS88 में पढ़ा है। जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करती है तो पार्टी के पास राइट आ जाता है। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ सम गुड्स। ठीक है, तो भाई जो पार्टी पैसा दे रही है उसके पास गुड्स रिसीव करने का एक अधिकार आता है। कहां से अधिकार आता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्या आता है? एक अधिकार देता है। तो वो पर्टिकुलर कानून एक क्या दे रहा है? अधिकार देता है। वो अधिकार अगर कोई हमसे छीनता है, वो राइट अगर कोई मेरी इन्फ्रिंज करता है, तो भाई साहब हम क्या करते हैं? उस पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करते हैं। समझ आती है? क्लियर है? तो जो भी सिविल रॉन्ग होता है रेफर्स टू अ रॉन्गफुल एक्ट दैट इन्फ्रिंजेस द प्राइवेट राइट। और वही अगर क्राइम की बात करी जाए, अ क्राइम इन कॉन्ट्रास्ट इज एन एक्ट दैट वायलेट्स द राइट ऑफ अ सोसाइटी और द पब्लिक एज अ होल। पब्लिक एज अ whole. It is considered as an act that threatens or disrupts the peace and order of the society. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सर थेफ्ट हो गया, सर आपका रेप हो गया, सर आपका मर्डर हो गया, सर आपका एक और कौन सा एग्जांपल और ले लो भाई, रॉबरी ले लो, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? रॉबरी ले लो, एक्सेट्रा। बहुत से केसेस बन सकते हैं, बहुत से केसेस हो सकते हैं। आईपीसी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, आईपीसी पूरा भरा हुआ है। नेक्स्ट आइए, सिविल रॉन्ग पे, सिविल पे आइए। इफ अ पार्टी इज कन्विक्टेड ऑफ कमिटिंग अ सिविल रॉन्ग, ही और शी विल हैव टू पे द कॉम्पनसेशन। यहाँ पे जो भाई रेमेडी होती है ना, यहाँ पे जो सिविल केसेस में जो रेमेडी मिलती है वो होती है मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। ठीक है, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, मॉनेटरी डैमेजेस होती है। और क्रिमिनल केसेस में अगर जो भी रेमेडी हमको मिलती है कोर्ट के थ्रू, वो मिलती है पनिशमेंट्स। उसको बोलते हैं पनिशमेंट्स। पनिशमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ death, punishments in the form of life imprisonment, punishment in the form of specific tenure की punishments या imprisonment, punishment in the form of forfeiture of properties, punishment in the form of fines। ठीक है, तो ये अलग अलग punishments मिलती है। और जो सिविल होता है वहां पे हम लोग को monetary compensation मिलता है। देखिए, in contrast, a person convicted of committing a criminal crime will be punished by the death penalty, life imprisonment, imprisonment for specific terms, और या तो सर फाइन हो जाएगा, और या तो सर प्रॉपर्टी हो जाती है फोरफीट। ये सब हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। आई होप क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लीजिए। टॉर्ट, टॉर्ट आपका सिविल रॉन्ग। उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी के अलग अलग डिस्प्यूट्स, पैसे के लेन देन के डिस्प्यूट्स, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट, चेक बाउंसिंग एंड ऑल, ये सब कहाँ आ जाएगा? सब आता है सिविल रॉन्ग के अंदर। ठीक है, और क्राइम में आ जाओ, देखिए मर्डर, रेप, रॉबरी, थेफ्ट, डकैती एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत से आ जाएंगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगा, फ्रॉड आ जाएगा। ठीक है, बहुत से हैं। ठीक है, बहुत से आपके क्राइम्स हैं, सब कुछ आता है इसके। आई होप क्लियर है। आगे आते हैं,
देखिए भाई, अब आपका चैप्टर बेसिकली चैप्टर होता है यहां से स्टार्ट, और बहुत ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यहां से आपका एकदम बेस बनना शुरू होगा, क्लियर है। चलिए भाई, क्या लिखा है, क्या लिखा है आपका, लिखा है क्राइम इज अ रॉन्ग, क्या लिखा है, क्राइम इज अ रॉन्ग कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। क्राइम इज अ रॉन्ग कमिटेड बाय अ, कौन कमिट कर रहा है, कमिटेड बाय इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। रॉन्ग में बी एथिकल और लीगल। रॉन्ग भाई सब दोनों हो सकते हैं। रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, रॉन्ग दोनों तरीके के हो सकते हैं। रॉन्ग एथिकल भी हो सकता है, रॉन्ग आपका लीगल भी हो सकता है। रॉन्ग शुड बी लीगल रॉन्ग फॉर कमिंग इनटू अ डेफिनेशन। देखिए रॉन्ग रॉन्ग ना, एथिकली भी हमको बहुत सी चीजें ऐसी लगती हैं कि भाई ये सब ना गलत है। एथिकली ऐसा लगता है कि भाई एथिकली बोल दो या मॉरली बोल दो कि भाई ये चीज गलत है, मगर भाई साहब क्राइम उसी को माना जाएगा, क्राइम उसी को माना जाएगा जो कि लीगली रॉन्ग है, जो कि लीगली रॉन्ग है। अभी इसको मैं और इलैबोरेट करूंगा, अभी इसको मैं और इलैबोरेट करता हूं नीचे वाले स्टेटमेंट में आके, ठीक है। नीचे वाले स्टेटमेंट में आके अभी मैं आपको इसको और इलैबोरेट करता हूं। तो क्या लिखा है, रॉन्ग में भी एथिकल। रॉन्ग दो तरीके के हो सकते हैं, एथिकल रॉन्ग भी हो सकता है और लीगल रॉन्ग भी हो सकता है, मगर रॉन्ग शुड बी, क्या लिखा है, रॉन्ग शुड बी लीगल रॉन्ग, रॉन्ग शुड बी लीगल रॉन्ग फॉर कमिंग इनटू अ डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अंदर फॉल कराना है रॉन्ग को, कि भाई साहब किस रॉन्ग को हम क्राइम बोलेंगे, तो भाई साहब उसके लिए द रॉन्ग शुड बी लीगल रॉन्ग होना चाहिए। लीगल रॉन्ग का मतलब कि भाई साहब जो कानून में लिखा हुआ है, जो कानून में रिटन है कि ये गलत है, अगर ये पर्टिकुलर एक्ट आप करेंगे या पर्टिकुलर ओमिशन करेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, क्राइम, इसको बोला जाएगा ऑफेंस, तो उसको बोला जा रहा है लीगल रॉन्ग, ठीक है। जो चीज लिखी है, जो चीज नहीं लिखी है, मगर आपको एथिकली लगता है कि ये चीज सही नहीं है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। अभी आगे आपको मैं और आपको डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। देखिए क्या लिखा है, अ क्राइम कैन बी सेड टू बी अ रॉन्गफुल एक्ट ऑफ कमीशन, या तो सर omission contrary to the law, contrary to law मतलब which is against the law। तो crime is said to be a wrongful act of commission, या तो wrongful act या तो wrongful omission which is against the law, tending to be prejudicial, tending to be prejudicial मतलब tending to be harmful, tending to be harmful to the community, for which punishment may be inflicted as a result of a judicial proceedings taken in the name of the state। देखिए पूरा क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, अ क्राइम, क्राइम का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय क्राइम सर। क्राइम का मैंने आपको बताया था क्या सर, या तो कोई भी एक्ट या तो सर कोई भी ओमिशन, या तो सर कोई भी एक्ट या तो कोई भी ओमिशन। देखो लिखा है क्राइम इज सेड टू बी रॉन्गफुल एक्ट ऑफ कमीशन, या तो सर ओमिशन, और ये जो भी एक्ट होंगे और या जो भी ओमिशन होंगे ये कैसे होना चाहिए सर, अगेंस्ट दी लॉ होना चाहिए, ठीक है, अगेंस्ट दी लॉ होना चाहिए, टेंडिंग टू बी प्रेजुडिशियल। और ये क्या होगा, ये जो भी एक्ट होंगे या जो भी आपकी ओमिशन होंगे ये सर कैसे होंगे सर, हार्मफुल होंगे, किसको, हार्मफुल टू दी सोसाइटी, हार्मफुल टू दी सोसाइटी होगा, ठीक है। फॉर विच पनिशमेंट में बी इन्फ्लिक्टेड, सर जो भी आपका हार्मफुल होगा सर इसके अगेंस्ट क्या होता है सर, इसके लिए पनिशमेंट होती है, इसके लिए क्या होती है सर, सजा होती है। और सर ये सजा देता कौन है सर, गिवन बाय कोर्ट, गिवन बाय कोर्ट। सिंपल सी चीजें यही बोल रहा है। क्राइम क्या है सर, सर कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन, कैसा सर, विच इज अगेंस्ट दी लॉ, विच इज अगेंस्ट दी लॉ। और सर ये कोई भी एक्ट होगा, ये कोई भी ओमिशन होगी, दिस विल बी हार्मफुल टू दी सोसाइटी, हार्मफुल टू बी सोसाइटी सर। और इन एक्ट और ओमिशन के अगेंस्ट क्या होगा सर, पनिशमेंट होती है, सजाएं होती है। और सजा देता कौन है भाई साहब, सजा देता कौन है, सजा देता कौन है, कोर्ट। सजा देता कौन है, देखिए लिखा है इन्फ्लिक्टेड एज अ रिजल्ट, इन्फ्लिक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग टेकन इन द, ये क्या लिखा हुआ है, टेकन इन द नेम ऑफ स्टेट, ये क्या लिखा हुआ है, टेकन इन द नेम ऑफ स्टेट। क्या मतलब है, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में कि भाई साहब जो भी क्रिमिनल केस होते हैं, जो भी क्रिमिनल केस होते हैं वो सरकार के नाम पे होते हैं, वो गवर्नमेंट के नाम पे होते हैं, वो गवर्नमेंट के नाम पे होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या बोल रहा था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिस्टर ए, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मिस्टर बी, बोला था मैंने आपको, ठीक है। तो जो भी आपके केसेस होते हैं क्राइम वाले, क्रिमिनल केसेस जो होते हैं हमेशा और हमेशा गवर्नमेंट के नाम से होते हैं, वहां पे हमेशा स्टेट का नाम रहेगा या तो यूनियन का नाम रहता है। आता है समझ, क्लियर है, वही लिखा है। Thus it is clear that a crime, that it is clear that a crime is what, crime क्या है, what the government has through a law
डिक्लेयर्ड एज पनिशबल। क्राइम वही है जो कि गवर्नमेंट का मतलब कौन, सरकार ने, सरकार यहाँ पे कौन, जो कि हमारी पार्लियामेंट ने, जो कि हमारी सरकार ने थ्रू अ लॉ के थ्रू डिक्लेयर कर दिया है पनिशबल। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट का ही तो पार्ट है ना। लेजिस्लेटिव ब्रांच जो गवर्नमेंट का ही पार्ट है, तो जो भी लेजिस्लेटिव ब्रांच ने विद द हेल्प ऑफ लॉ में जो चीज लिख दी दैट इट इज पनिशबल, तो वही हमारा क्राइम। समझ आ रही है? मतलब जो लिखा हुआ है कानून के अंदर ये क्राइम है, वही क्राइम है। जो चीज नहीं लिखी है वो क्राइम नहीं है भाई साहब। जो चीज नहीं लिखी वो क्राइम नहीं है, भले ही कितना आपको लगे कि गलत है। अगर अब वो नहीं लिखी है कानून के अंदर तो वो गलत नहीं है, वो क्राइम नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो क्राइम अपार्ट फ्रॉम व्हाट लॉ मेकर हैव लेड डाउन इन दिस रिगार्ड। लिखा है ना, देखो। In other words, there is no crime apart from what lawmaker, मतलब जो वहां पर लिखा है वही क्राइम है, उसके अलावा कोई भी एक्ट है या कोई भी ऑमिशन है वो क्राइम नहीं। जो क्राइम नहीं, अगर जो चीज लिखी है वही बस क्राइम है, उसके अलावा कोई क्राइम नहीं है। भले ही आपको क्या लगे कि भाई साहब ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए एंड ऑल, वो क्राइम नहीं है तो क्राइम नहीं है। क्लियर है? देखिए क्या लिखा है इसी के से रिलेशन में, देखो क्या लिखा है, इसी के साथ में पढ़ना है इसको। क्या लिखा है? एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इन दिस रिगार्ड इज दैट while not falling, that क्या लिखा है, that an act, कोई भी act while not falling within the purview of the crimes defined by the legislature may still be a moral crime। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है सर? कोई भी ऐसे एक्ट, देखिए क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट इन दिस रिगार्ड एन एक्ट, कोई भी एक्ट while not falling, while भले ही, while not falling within the purview of the crimes defined by the legislature may still be a moral crime। भाई मॉरली वो क्राइम हो सकता है, एथिकली आपको गलत लिख सकता है, मगर जो चीज अगर कानून में नहीं लिखी, कानून का मतलब क्या, कानून का मतलब सर क्या, या तो सर आईपीसी और एनी अदर लॉ, और एनी अदर लॉ। अगर इंडियन पीनल कोड हो गया या कोई भी दूसरे कानून हो गए, अगर वहां पे पर्टिकुलर किसी एक्ट को क्राइम नहीं बोला गया है तो भाई साहब फिर वो कोर्ट की नजरों में क्राइम नहीं है, फिर कोर्ट की नजरों में क्राइम नहीं है। भले ही मॉरली, भले ही एथिकली आपको लगता हो कि नहीं भाई ये तो गलत है, ये तो गलत है, मगर बुक अगर लॉ में नहीं लिखा तो भाई क्राइम नहीं। अब आपको एक चीज बताऊं, आपको एक चीज बताता हूं। एडल्ट्री, आपने वर्ड सुना है एडल्ट्री? एडल्ट्री सुना है? एडल्ट्री क्या था? एडल्ट्री पहले क्राइम था, एडल्ट्री पहले क्राइम हुआ करता था, बट आज की डेट में एडल्ट्री इज नो मोर क्राइम। अब क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भाई पहले एडल्ट्री जो था क्राइम हुआ करता था। एडल्ट्री एक ऐसा एक्ट है जो कि क्राइम हुआ करता था, क्योंकि आईपीसी के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन था वहां, ठीक है। मगर क्या हुआ, चेंजेस आए और आज की डेट में उसको क्या करा, वहां से हटा दिया गया। आज की डेट में उस पर्टिकुलर एक्ट को हटा दिया गया वहां से। तो इसका मतलब लॉ में जब वो चीज है ही नहीं तो क्राइम है ही नहीं, ठीक है। भले पहले हुआ करता था उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बहुत से एक्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि जिसके बारे में लॉ में पहले नहीं लिखा हो गया। जैसे मैं बोलता हूं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट प्रॉपर पूरा एक्ट लाया गया, ठीक है। पहले ऐसा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट का कोई लॉ नहीं बना हुआ था, ठीक है। होता क्या था, लड़कियों के साथ बहुत गलत होता था, ठीक है। लड़कियों को सेक्सुअली हैरेस ज्यादा से ज्यादा किया जाता था, तो भाई साहब उससे रिलेटेड कोई कानून नहीं था। जब कानून नहीं था तो भाई क्या बोलते थे, जब कानून नहीं तो कुछ गलत नहीं, जब गलत नहीं तो क्राइम नहीं, क्राइम नहीं तो सजा नहीं। समझ आ रहा है? तो पहले ऐसा होता था। तो हुआ क्या, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट पास किया गया। सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब लॉ बनाया गया, लिखा गया। जैसे ही लिख दिया गया, जैसे ही एक्ट पास हो गया तो क्या हो गया कि भाई अब कोई आज की डेट में कोई भी लड़की को सेक्सुअली हैरेस करेगा देन ही विल बी पनिशेबल अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के वहां से हिसाब से फंस जाएगा वो, उसको वहां से सजा होगी। समझ आया? तो भाई क्या कर दिया गया, लिख दिया गया, तो उसको क्राइम बना दिया गया, तो क्राइम हो गया। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? और वैसे ही अगर कोई चीज लिखी गई है, वो चीज ऑलरेडी जिसको बोला गया है कि इट इज अ क्राइम, जो चीज ऑलरेडी लॉ में अगर लिखा गया है क्राइम है, मगर अगर उसको, जैसे मैं बोलता हूँ आईपीसी इंडियन पीनल कोड, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ इंडियन पीनल कोड का, मैं आपको एग्जांपल जैसे दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब एडल्ट्री,
एडल्ट्री, ठीक है। एडल्ट्री क्या था, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। एडल्ट्री क्या है, ये एक ऐसा एक्ट होता था जिसमें क्या होता था कि जैसे कोई इंसान है, मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए जो है, इनका अफेयर चल रहा है मैरिड वुमेन के साथ, का जो अफेयर चल रहा है किसी मैरिड वुमेन के साथ चल रहा है, मैरिड वुमेन, ठीक है। मैरिड वुमेन के साथ अगर कोई इसका क्या चल रहा है, अफेयर चल रहा है, ठीक है, और इनके बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशन अगर है, देन इन दैट केस में एडल्ट्री का केस बनता था, देन इन दैट केस एडल्ट्री का केस बनता था मिस्टर ए के खिलाफ, ठीक है, अगर ये पकड़े जाते हैं डॉल, ठीक है, तो इसका क्या बनता है, एडल्ट्री का केस। मगर आज की डेट में, आज की डेट में एडल्ट्री को बोला गया, एडल्ट्री इज नो मोर क्राइम। पहले हुआ करता था, पहले हुआ करता था, मगर आज की डेट में नहीं है, इसको हटा दिया गया। तो भाई साहब जब लॉ में से इसको हटा दिया गया, हाँ, तो भाई साहब फिर किस बात का क्राइम, अब आप खुद बताओ, अब आप समझो, अब आप बताओ मुझे कि मॉरली गलत है कि नहीं, एथिकली गलत लगता है कि नहीं। हाँ, कि भाई साहब किसी इंसान का अफेयर, किसी मर्द का, ठीक है, किसी मेल पर्सन का अफेयर किसी मैरिड वुमेन के साथ है, किसी मैरिड वुमेन के साथ है, ठीक है। ये जो औरत है, ये जो लेडी है, शी इज मैरिड वुमेन, ठीक है, इसका हस्बैंड जिंदा है, इसका हस्बैंड है अभी भी, मगर फिर भी इसका अफेयर, इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तो आप एक बात बताओ, एथिकली गलत है कि नहीं, मॉरली गलत है कि नहीं। हमको लगता है कि सर दिस इज नॉट wrong, this is not right, this is not the right way, this is morally wrong, this is ethically wrong, but this is not legally wrong, लीगली रॉन्ग नहीं है। जब लीगली रॉन्ग नहीं है भाई साहब, तो क्राइम नहीं है। मैंने आपको लाइन अभी शुरू शुरू में क्या पढ़ाई थी, क्या बोला था, जो भी एक्ट होगा वो लीगली रॉन्ग होना चाहिए। दिखाता हूं, ये देखिए, देखिए ध्यान से देखो, ये देखो क्या लिखा, ये देखो क्या लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपको दिखा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है भाई साहब, बेटा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये देखिए एडल्ट्री का लिखा लिखा है, क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये देखिए, और ये 2018 की बात है, ये देख लीजिए, मैंने आपका पूरा स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, जो न्यूज़पेपर पे कटिंग ली थी उसका स्क्रीनशॉट है। देखिए क्या लिखा है, एडल्ट्री नो लॉन्गर अ क्रिमिनल अफेयर, एडल्ट्री नो लॉन्गर अ क्रिमिनल अफेयर। देखिए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का रूल लिखा है, देखिए हाइलाइट्स में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नो लॉन्गर ट्रीटेड एज अ क्राइम। द लॉ पनिश्ड, देखो जो लॉ था आईपीसी, जो जिसमें लिखा हुआ था, क्या पनिश करता था, द लॉ पनिश्ड अ मैरिड मैन फॉर अ ऑफेंस ऑफ adultery if he had a sexual relationship with a married woman without the consent or covenants of her husband। obvious बात है भाई साहब, कोई husband consent थोड़ी देगा, ठीक है, तो वही लिखा हो without the consent or connivance of her husband, ठीक है। तो ये क्या होता था, पनिशमेंट होती थी। बट आज की डेट में अगर देखा जाए, आफ्टर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आज की डेट में क्राइम नहीं है। मगर आप बोलोगे ना कि सर मॉरली तो गलत है, एथिकली तो गलत है, भाई साहब मॉरली गलत हो, एथिकली गलत हो, कोई मतलब, कोई मतलब नहीं है। लॉ में जो रिटन है, लिखा है, वही क्राइम है। समझ आ रही है, समझ आ रही है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट की, देखिए लैंग्वेज, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल 158 ईयर ओल्ड सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। 158 साल पुराना सेक्शन था, जब से इंडियन पिनल कोड था तब से था ये, ठीक है, इसको हटा दिया गया। दैट पनिश्ड अ मैरिड मैन फॉर द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री इफ ही हैड अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अ मैरिड वुमन विदाउट द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ अ हस्बैंड, बट सेड एडल्ट्री कुड कंटिन्यू टू बी ग्राउंड फॉर, बट उसने ये बोल दिया कि एडल्ट्री कुड बी अ ग्राउंड फॉर अ डिवोर्स। मतलब एडल्ट्री के बेस पे अगर ऐसा एक्ट आपकी वाइफ करती है किसी दूसरे मर्द के साथ, या ऐसा कुछ भी होता है, देन इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर अ डाइवोर्स। ग्राउंड फॉर डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है, इस बेस पे आप डाइवोर्स की पिटीशन या एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। मगर एडल्ट्री के लिए वो पर्टिकुलर पर्सन, मैरिड जो मैन है, उसको भाई पनिशमेंट नहीं होगी। समझ आ रहा है, क्लियर है, आता समझ, ये बोलता है लॉ। अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको यही बोला ना कि भाई साहब एथिकली लग सकता है, मॉरली लग सकता है, मगर क्राइम वही है तो भाई साहब लॉ में लिखा हुआ है, तभी उसको बोलेंगे इट इज लीगली रॉन्ग, अदरवाइज नो, अदरवाइज नो। मॉरली रॉन्ग तो हमको बहुत कुछ लग सकता है।
अब एक बात बताओ, मॉरली रॉन्ग तो वैसे बहुत सी हमको लग सकती है कि भाई ये चीज ऐसी नहीं होना चाहिए। अब बहुत से जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो बहुत से वेजिटेरियन लोग हैं, ठीक है, आज तो कहते हैं वेगन भी हैं बहुत से, तो भाई जो वेजिटेरियन है, जो भाई एकदम नॉनवेज से बहुत से दूर रहते हैं, मैं भी वैसा हूँ, ठीक है, मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो भाई वेजिटेरियन जो लोग हैं उनको क्या लगता होगा, उनकी उनके लिए अगर देखा जाए तो ये सोचते होंगे आज की डेट में, जो उनको लगता है कि भाई साहब जानवरों को मार देना, ठीक है, और फिर क्या करना, उनको क्या करना, उनकी सप्लाई करना, उनको बेचना और फिर उन्हीं को कुक करके उन्हीं को खाना, ठीक है, एथिकली तो रॉन्ग है, मॉरली तो रॉन्ग है। अब हम लोग को क्या लगता होगा, जो वेजिटेरियन को क्या लगता होगा कि भाई साहब जानवरों को नहीं मारना चाहिए, जानवरों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है, जानवरों को भाई इसको एक क्राइम बनाना चाहिए कि भाई अगर किसी कोई जानवर की जान ली जाए तो भाई सजा होनी चाहिए। ली तो हम लोग को लगता है कि सर दिस इज एथिकली रॉन्ग, जानवरों की जान नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, एथिकली रॉन्ग है। बट 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 क्या ये क्राइम है? क्या आज की डेट में जानवरों की सप्लाई नहीं होती? क्या भाई आज की डेट में जानवरों को काट के पीट के उनको कुक करके बेचा नहीं जाता? बेचा जा रहा है। बेचा जा रहा है कि नहीं बेचा जा रहा है? यस सर, बेचा जा रहा है, जानवरों की जान ली जा रही है। हाँ, तो भाई जो जानवरों की जान ले रहा है, हाँ, मार रहा है, उसको काट रहा है, बेच रहा है, क्या उसको जेल हो रही है? क्या उसको जेल हो रही है क्या? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। मैं बोलता हूं कि अगर फ्यूचर में कभी कोई कानून पास हो जाए, कभी कोई कानून पास हो जाए कि भाई साहब जानवरों की जान आप नहीं ले सकते, सप्लाई नहीं कर सकते, अगर ये कानून पास हो जाए और उसके बाद अगर कोई काटता है और उसके बाद अगर कोई उसकी सप्लाई करता है या उसको बेचता है, तो बेटा उस समय हो जाएगी उसको दिक्कत, फिर हो जाएगी सजा। मगर आज की डेट में ऐसा नहीं है। जब तक नहीं है, जब तक रिटर्न लॉ नहीं है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। भले ही मॉरली या एथिकली आपको गलत लगता हो, उससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्राइम वही है जो कानून में लिखा है, दैट्स इट। समझ हो गई? चाहे आईपीसी में लिखा हो, चाहे किसी भी दूसरे कानून में लिखा हो। आई होप क्लियर होगा। आई होप क्लियर है। आता है समझ? आता है समझ? चलिए सर, ठीक है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्राइम देयर इज नो फिक्स्ड रूल। क्राइम इज व्हाट, देखिए आ गया। फॉर द डिटर्मिनेशन, अगर क्राइम को डिटरमाइन करने की क्राइम क्या चीज है, तो क्राइम भाई साहब वही है जो कानून बोल रहा है। दैट्स इट, क्राइम वही है। देखिए लिखा है, क्राइम इज व्हाट द लॉज सेज इट। उसके अलावा जो कानून ने बोल दिया क्राइम है, तो उसके अलावा कुछ और क्राइम नहीं है। ठीक है, आपको गलत लगे लगने दो, आपको सही लगे लगने दो। आपके गलत लगने से, आपके सोचने से, हमारे सोचने से, दुनिया के सोचने से कुछ नहीं हो सकता। समझ आ रही है? अगर लॉ में लिखा है, अगर लॉ में लिखा है ये क्राइम है, तो क्राइम है। लॉ में नहीं लिखा तो क्राइम नहीं। खत्म बात। समझ आ रही है? क्लियर है? एक क्वेश्चन आया है बच्चे का, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर वेदर जुडिशरी, वेदर जुडिशरी, जुडिशरी मतलब हमारा कोर्ट, वेदर द जुडिशरी कैन डिलीट दिस सेक्शन फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्ट, फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्ट। कोई लॉ होते हैं, कोई कानून है, उसमें बहुत से सेक्शंस हैं, ठीक है, जैसे इंडियन पीनल कोड है, बहुत से सेक्शंस है, कंपनीज एक्ट है, उसमें बहुत से सेक्शंस है। तो बोल रहा है कि भाई वेदर द जुडिशरी, वेदर द कोर्ट कैन डिलीट द पर्टिकुलर सेक्शन। द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। कोर्ट का काम डिलीट करना नहीं होता। मैं बोलता हूं कोर्ट का काम ऑल्ट्रेशन का नहीं होता। कोर्ट के पास पावर है ही नहीं, ठीक है, कोर्ट के पास पावर है ही नहीं। कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है टू अमेंड द लॉज, टू चेंज द लॉज, टू ऑल्टर द लॉज, टू ऐड और डिलीट। कोर्ट के पास कोई पावर नहीं। कोर्ट के पास सिर्फ एक पावर है, जो कानून लिखा है उसको आप इंटरप्रेट करिए, उसको क्या करिए, इंटरप्रेट करने की पावर है कोर्ट के पास, ठीक है। लॉ को एड ऑन करना, लॉ जो बन गया, जो एक्ट बन गया, उसके अंदर कुछ भी एड ऑन होते हैं, कुछ भी डिलीशन होनी है, कुछ भी ऑल्ट्रेशन होनी है, वो सिर्फ और सिर्फ पावर है लेजिस्लेटिव के पास, जो लॉ को पास करता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इट इज बिलीव दैट सीरियस क्राइम थ्रेटन्स द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्डरली सोसाइटी। क्या लिखा हुआ है ये? जो सीरियस क्राइम्स होते हैं क्या कर देता है सर? जो कोई भी क्राइम, अगर सीरियस क्राइम हो जाए कोई भी सोसाइटी के अंदर, तो एक डर की भावना पैदा हो जाती है भाई साहब सोसाइटी में।
क्या हो जाता है, देखिए लिखा है, इट इज बिलीव दैट सीरियस क्राइम्स का मतलब समझ आता है आपको, मैंने बहुत एग्जांपल आपको दिए, सीरियस क्राइम threatens the very existence of an orderly society, जो एक सोसाइटी सही तरीके से चल रही है वहां पे क्या आ जाता है, डर, and therefore if such crime is committed, and therefore अगर वो क्राइम हो जाता है, it is committed against the whole society, क्योंकि भाई साहब अगर कोई भी क्राइम होता है तो भाई साहब डर की जो भावना है ना, वो सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन के अंदर नहीं आती जिसके साथ गलत हुआ है। आप सोचना, आप अपने नेबर में देखना, अगर आप खुद अपने आप से पूछना, आपके घर में, आपके घर के जस्ट बगल में अगर चोरी हो जाए, आपके जस्ट घर के बगल वाले घर के अंदर चोरी अगर हो जाए, ठीक है, घर के बगल में बाइक खड़ी है, बाइक लेके कोई गायब हो गया, कार खड़ी है, उसके कार के अंदर से आपके म्यूजिक सिस्टम को निकाला, शीशा तोड़ा, म्यूजिक सिस्टम निकाला, तोड़ के चला गया, भाई साहब दूसरे दिन ना आपकी जो गाड़ी है ना, कार, वो घर के अंदर खड़ी होगी, समझ आ रही है, आपकी जो बाइक है ना घर के अंदर खड़ी होगी, आप बाहर छोड़ोगे नहीं बाइक, समझ आ रही है, क्यों क्यों नहीं छोड़ोगे, आपको तो ये बोलना चाहिए कि नहीं भाई गलत तो उसके साथ हुआ है ना, बगल वाले के साथ, मेरे नेबर के साथ, तो हमको क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं होगा भाई साहब, बेटा ऐसा नहीं होगा, डर आपके अंदर आएगा, आपके अंदर तुरंत डर आ जाएगा, आपकी गाड़ी अंदर चली जाएगी, आप बड़े बड़े ताले लेके आ जाओगे, अपने गेट को अच्छे से बंद करके रखोगे तो दैट चोर घुस ना जाए कहीं से, समझ आ रहा है, तो क्या हुआ, अगर क्राइम हो जाता है तो भाई साहब पूरी सोसाइटी के अंदर एक फियर आ जाता है, पूरी सोसाइटी घबरा जाती है, डर हो जाता है, तभी बोला जाता है कि जो क्राइम है दैट इज अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज, नॉट जस्ट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन जिसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि आज अगर उसके साथ हुआ है तो कल हमारी बारी भी हो सकती है, आता है समझ, क्लियर है, चलिए, फर्दर क्राइम इज रॉन्ग कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी, क्राइम क्या है, रॉन्ग कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी, मैंने वही चीज बोल दी आपको, देखिए भाई, इट अराइजेस, देखिए क्राइम कैसे अराइज होता है, इट अराइजेस, देखिए कैसे अराइज होता है, क्राइम अराइजेस फर्स्ट व्हेन द स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट व्हेन द स्टेट, आपकी जो सोसाइटी है, आपकी गवर्नमेंट है, वो कैसी है, एकदम गवर्नमेंट कैसी है, ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, फर्स्ट व्हेन द स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड, पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, सेट अप दी रूल्स, पीपल क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, कायदे कानून बनाते हैं, और उसके बाद द ब्रेकिंग ऑफ विच इज कॉल्ड अ क्राइम, यही तो होता है क्राइम, और क्या होता है, ठीक है, क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज मैनर पे सब कुछ बनाया, ठीक है, रूल्स बनाए, अलग अलग रेगुलेशंस बनाई, अलग अलग कायदे कानून बनाए गए, ठीक है भाई, कि सबको ये फॉलो करना है, मगर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो उन लॉज को, उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और जैसे ही आपने ब्रेक किया हो गया क्राइम, जैसे ही आपने ब्रेक किया, कि मैं बोलता हूं भाई, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई साहब लड़कियों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, कोई भी इंसान है उसके साथ कोई भी न्यूसेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप किसी भी चलते फिरते इंसान को या किसी भी इंसान को आप थप्पड़ नहीं मारोगे, गाली गलौज नहीं करोगे, ठीक है, ये कानून बने हुए हैं, ये रूल्स हैं जो हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं, अगर सामने वाले इंसान ने क्या किया, भाई पास ऑन हो रहे हैं, लेडीज पास ऑन हो रही है, उसको छेड़ दिया, ठीक है, कोई पास ऑन हो रहा है उसको आपने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, कोई पास ऑन हो रहा है उसको आप उसके ऊपर आपने थूक फेंक दी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, समझ आ रही है, किसी की बाइक खड़ी है, आप उसको उठा के लेके चले गए, समझ आ रहा है, तो आपने क्या करा, आपने रूल को ब्रेक किया, जैसे ही ये ऑर्गेनाइज्ड रूल्स ब्रेक होते हैं वैसे ही क्राइम आ जाता है, समझ आता है, क्लियर है, सीधी सी बात यही है, सीधी सी बात यही है, भाई साहब लॉ बनाने की ना जरूरत नहीं होती, लॉ बनाने की जरूरत नहीं, सरकार को मजा नहीं आता, गवर्नमेंट को मजा नहीं आता कानून बनाने का, ठीक है, क्योंकि कानून को पास करना ना इतना, इट्स नॉट एन इजी जॉब, बहुत टाइम लगता है, कानून को, किसी भी लॉज को, किसी भी रूल्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, इट्स अ लेंथी प्रोसीजर, मगर कानून बनाने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि भाई साहब हम इंसान जिद्दी हैं, हम इंसानों को समझ आती नहीं है, हमको हमको वही करना होता है जो कि एथिकली या कि मॉरली गलत है, अगर हम वही करते हैं तो भाई हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए ही कानून को बनाया जाता है, ठीक है, और बाद में जब वो कानून को हम तोड़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, क्राइम, और अगर क्राइम किया तो उसकी सजा है, समझ आती है, देखिए क्या लिखा, द इंडियन पिनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आर टू मेजर क्रिमिनल कोड्स, हम लोग को पता है किस लिए सर, इनका काम क्या है, डिफाइन करना, डिटरमाइन करना एंड प्रोवाइड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या, वही पनिशमेंट एंड ऑल, ठीक है, आता है समझ, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, चलिए भाई,
ये देखिए इंडियन पिनल कोड के बारे में इंट्रोडक्शन आपका छोटा सा, ठीक है, लिखा है सिंपल सा इंडियन पिनल कोड। मैंने क्यों, देखो मैं इंट्रोडक्शन ना बहुत डिटेल में आपको दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट से ही आ जाता है क्वेश्चन, और क्या पता आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंडियन पिनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इन दोनों चैप्टर को मर्ज कर दिया गया आज की डेट में, तो कुछ भी आ सकता है। तो मैंने आपको एकदम डिटेल में ऐसा लिख दिया है कि भाई आपको एक एक वर्ड अंदर चला जाए, ठीक है, क्योंकि लेंथी चैप्टर है। देखिए द इंडियन पिनल कोड, व्हाट डज इंडियन पिनल कोड सेज, द इंडियन पिनल कोड इज अ कॉलोनियल लेजिस्लेशन, ये कॉलोनियल लेजिस्लेशन है। कॉलोनियल लेजिस्लेशन का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियल लेजिस्लेशन, कॉलोनियल लेजिस्लेशन का मतलब क्या है सर, बताइए भाई, बताइए। कॉलोनियल का मतलब सर लॉज मेड बाय द ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये जो लॉ बनाया गया था ये किसने बनाया था सर, ये ब्रिटिशर्स के जमाने का कानून है। कब बना हुआ है इंडियन पिनल कोड, 1860, 1860, 1860 का है ना, तो ये इसको बोलते हैं कॉलोनियल लेजिस्लेशन। कॉलोनियल का मतलब लॉज मेड बाय द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने उस समय कानून बनाए थे। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने उन कानून को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने तो खाली अडॉप्शन करी है बेटा, बनाया उधर के लोगों ने था, ठीक है। तो कॉलोनियल मतलब मेड बाय द ब्रिटिशर्स, तो इज अ कॉलोनियल लेजिस्लेशन व्हिच वाज रिटेन्ड, देखो लिखा व्हिच वाज रिटेन्ड एज द मेन पिनल लॉ, एज अ मेन पिनल लॉ ऑफ द कंट्री, जिसको हम लोग ने मेन अपना पेनल लॉ की तरह अडॉप्ट कर लिया था। मेन पिनल लॉ मतलब मेन क्रिमिनल लॉ, इवन आफ्टर द इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947। The Indian Penal Code was passed in the year 1860, 1860 में पास किया था इसको, but came into force कब, 1 जनवरी 1862, 2 साल के बाद, ठीक है। And it applies to whole of India, पूरे भारत में ये अप्लाई होता है। The Indian Penal Code और 1860 जब डिवाइडेड, ये हमारी बात हो गई है, 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस, इट हैज 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स हैं इंडियन पिनल कोड के। इंडियन पिनल कोड की बात कर रहा हूँ पूरा, ठीक है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है पार्ट 1, ये बात करता है जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। जनरल प्रिंसिपल्स हम लोग भी बात करेंगे, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ क्राइम, ठीक है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स एंड ऑल, ये सब जनरल प्रिंसिपल्स हैं। और सेकंड जो पार्ट है, एंड सेकंड पार्ट जो है वो स्पेसिफिक ऑफेंसेस के बारे में बात, तो इसका पार्ट 2 है, वो स्पेसिफिक ऑफेंसेस के बारे में पार्ट करेगा, ठीक है। अलग अलग क्राइम्स की डेफिनेशंस दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय मर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय थेफ्ट, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, रॉबरी, डकैती, ठीक है, इस सब के बारे में अलग अलग क्राइम्स को डिफाइन किया हुआ लिखा है ना, स्पेसिफिक ऑफेंसेस। तो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 जनरल प्रिंसिपल एंड डिफेंसेस, और पार्ट 2 स्पेसिफिक ऑफेंसेस के बारे में बात करता है आईपीसी। चलिए भाई आगे आते हैं। अब अच्छा, अब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये देखिए क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज एन एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। इस एक्ट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, कंसोलिडेट कर देना और क्या कर देना, अमेंड करना, वो द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। एक बात बताओ मुझे, यहाँ बेटा ये कोड क्यों लिखा हुआ है, कोड, एक्ट नहीं लिखा। आईपीसी में भी बेटा लिखा है कोड, एक्ट नहीं लिखा, इंडियन पिनल एक्ट नहीं है, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट नहीं है, कोड है ये। कोड का मतलब क्या होता है, कोड का मतलब क्या होता है, कोड और एक्ट में क्या डिफरेंस, देखो एक्ट होता है जो पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो कानून पास हो रहा है आज की डेट में, वो एक्ट बन जाता है। मगर क्या होता है, जैसे इसकी बात करी जाए तो भाई जब ये कोड बना, जब ये कोड आया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जब हमने लिया, ठीक है, तो इसके पहले, इस कोड के बनने से पहले क्या हुआ था, बहुत से कानून ऑलरेडी थे, एग्जिस्ट करते थे, जो क्रिमिनल मैटर्स को डील करते थे। समझ आ रही है, इस कोड के आने से पहले, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आने से पहले बहुत से प्रोसीजरल लॉज थे अलग, इसके अलावा बहुत से प्रोसीजर लॉ, अलग अलग प्रोसीजर लॉ थे जो क्राइम्स को डील करने में लगाए जाते थे, अप्लाई होते थे, ठीक है। तो बहुत सी दिक्कत होती थी कि भाई साहब दिक्कत कैसे हो रही थी, कोई दूसरा लॉ फॉलो कर रहा है, कोई दूसरा लॉ फॉलो कर रहा है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो क्या किया गया, जितने भी क्रिमिनल लॉज थे सबको क्या करा कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और एक लॉ बना दिया गया, क्या बना दिया, कोड ऑफ, एक प्रोसीजरल लॉ बना दिया, क्या, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तभी इसको बोला जा रहा है कोड। कोई फ्रेश एक्ट पास नहीं हुआ, कोई फ्रेश एक्ट पास नहीं हुआ, लॉ पहले ही भी थे, लॉ पहले से ही थे जो क्रिमिनल लॉज को डील कर रहे थे, वह क्या किया, अलग अलग लॉज को क्या कर दिया गया,
कंसोलिडेट करा, उसमें अमेंडमेंट लाई गई नेसेसरी, और क्या करा गया, उसी को कानून बना दिया गया, और क्या बोल दिया गया, दिस इज द यूनिफॉर्म लॉ, इसी कानून को सबको फॉलो करना। ऐसा नहीं कि तुम ये फॉलो करो, तुम ये फॉलो करोगे, तुम ये फॉलो करोगे, ऐसा नहीं है, सभी को यही लॉ को फॉलो करना है, तभी इसको बोला जाता है कोड। कोड का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है, ठीक है। कोड का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ वेरियस लॉज विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ वेरियस लॉज विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उनको क्या करना होता है, कलेक्ट कर लेना होता है, कंसोलिडेट करना होता है, और प्रॉपर्ली अमेंड करके एक पर्टिकुलर लॉ बना दिया, तभी इसको बोलते हैं कोड, ठीक है। ये डिफरेंस है कोड और एक्ट में, ठीक है। कंपनीज क्या है, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज क्या है, हमारा एक्ट है, समझ आता है। लिमिटेशन एक्ट है, आता है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है, मतलब जब वो बना था तो उसके पहले कोई ऐसे लॉज नहीं थे, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। चलिए, देयर आर 37 चैप्टर्स, क्या भाई 37 चैप्टर्स हैं, डिवाइडेड इनटू 484 सेक्शंस एंड 2 शेड्यूल्स, ठीक है सर। द फर्स्ट शेड्यूल देखिए आ गया, मैंने आपको जो दिखाया हुआ है, द फर्स्ट शेड्यूल, देयर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। फर्स्ट शेड्यूल याद है कि नहीं याद है, याद है, ये देखिए यही फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहा है, ये वाला, ये देखिए इसकी बात कर रहा है फर्स्ट शेड्यूल की, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, देखिए लिखा हुआ मैंने, ठीक है। द फर्स्ट शेड्यूल, there is a classification of offenses, and in the second schedule, जो दूसरा शेड्यूल एक और इसमें several forms है जो इंक्लूड करेगा, अलग अलग इसमें फॉर्म्स के बारे में बात करेगी, कौन से फॉर्म के अंदर आपको कोई क्या क्या फाइल करना होता है उसकी बारे में बात करेगी, ठीक है। हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये सब नहीं है, ठीक है। ये आप कब पढ़ोगे, ये आप डिटेल में पढ़ोगे कब, जब आप करोगे एलएलबी, ठीक है। एलएलबी करोगे तब आप, अभी आपको ये 484 सेक्शन नहीं पढ़ने, अभी आपको आईपीसी की 511 सेक्शन नहीं पढ़ने, अभी हमारे सिलेबस में इतना, अभी तो बहुत छोटा सा है बेटा, बहुत छोटा सा, नॉट इवन द 10%, 10% भी नहीं है इसका, समझ आ रही है। मगर यहाँ पे आपका बेस बन जाएगा, मगर आपका क्या बनेगा, बेस। चलिए, without the procedure law, the substantive criminal law was defined, क्या लिखा है, without the proper procedure law, the substantive criminal law which defines the offenses and provides punishment for them would be almost, ये देखिए क्या लिखा है, अगर भाई साहब प्रोसीजरल लॉ अगर होगा ही नहीं, प्रोसीजरल लॉ जैसे अगर सीआरपीसी है ही नहीं और सिर्फ सब्सटेंटिव लॉ आईपीसी है, तो भाई साहब एक बात बताओ, कोई मतलब रह जाएगा, कोई मतलब रह जाएगा सर, कोई मतलब ही रह जाएगा, इट विल बी वर्थलेस। देखो आप खुद बताओ, अब आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी में बताया गया है कि भाई साहब अगर आप ये पर्टिकुलर एक्ट करोगे ना तो इसको थेफ्ट बोलते हैं, हाँ, और इसकी ना ये पर्टिकुलर पनिशमेंट है। लो भाई, अगर आप ये पर्टिकुलर एक्ट करते हो कि किसी से बिना पूछे अगर उसके घर से सामान आप ले जाते हो तो उसको ना इस एक्ट को चोरी बोला गया है, और अगर ये भी करोगे उसकी ये सजा है, दैट्स इट, ये लिखा हुआ है, बस यही लिखा है क्रिमिनल लॉ के अंदर, कोई प्रोसीजर लॉ है ही नहीं, कोई सीआरपीसी एंड ऑल है ही नहीं। बताओ भाई क्या फायदा हुआ, अब जिसने चोरी करी क्या उसको सजा कैसे मिलेगी, ये बता दो मुझे, क्या उसको सजा मिल पाएगी, सब सजा तो मिल ही नहीं पाएगी, कोई कानून ही नहीं है। भाई साहब ये बताना खाली कि क्या थेफ्ट है और क्या उसकी सजा है, क्या इट विल बी इनफ और नॉट, सर इट विल बी वर्थलेस, इसका कोई यूज ही नहीं है। जब तक इस पर्टिकुलर इंसान को जिसने ये पर्टिकुलर एक्ट किया है जब तक उसको सजा ना हो तो मतलब क्या रह गया फिर इसका, कोई मतलब रह जाएगा, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तभी बनाया गया है प्रोसीजर लॉ, तभी सीआरपीसी की वैल्यू है, भाई साहब वही प्रोसीजर फॉलो करके सजा दिला सकते हैं, समझ आ रही है। वही लिखा हुआ है, विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर लॉ द सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ, सब्सटैंटिव वाला कौन सा सर, ये आईपीसी, सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ व्हिच डिफाइंस ऑफेंसेस एंड प्रोवाइड्स पनिशमेंट्स फॉर देम वुड बी ऑलमोस्ट वर्थलेस, इसका कोई यूज नहीं रह जाएगा, इसका कोई यूज रह ही नहीं जाएगा। आई होप क्लियर होगा। The code of criminal procedure creates the necessary machinery. What creates the necessary machinery? किस लिए? For apprehending the criminals, investigating the criminal cases, their trials before the criminal courts, and imposition of proper punishment on the guilty purpose. देखिए ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को एकदम शॉर्ट में बता दिया है कि क्रिमिनल कोड प्रोसीजर कोड करता क्या क्या है। देखिए बहुत स्टेप है, ये 4 स्टेप दिए हैं इसमें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का क्या स्टेप है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे। देखो भाई मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो सब कुछ, वही चीज यहाँ लिखी है, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे
ये मैंने आपको बताया था ना 4-5 पॉइंट। अब वही चीज यहां देखो लिखी हुई, कैसे लिखी है, बस अलग वर्ड में लिखा है। देखिए क्या लिखा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्रिएट्स द नेसेसरी मशीनरी, नेसेसरी प्रोसीजर्स, किस लिए, फॉर एप्रीहेंडिंग द क्रिमिनल्स। लो भाई, पहले तो एप्रीहेंड करना, इनको पकड़ना एंड ऑल, ठीक है, एप्रीहेंडिंग द क्रिमिनल, रोकना, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टिगेटिंग द क्रिमिनल, इसके बाद क्या होगा सर, क्रिमिनल केस होगा। ये देखो इन्वेस्टिगेशन होगा, इसके बाद पहले तो रोक लिया, उनको पकड़ लिया, एप्रीहेंड कर लिया, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। ये कौन बता रहा है, प्रोसीजर है पूरा बता रहा है, प्रोसीजर है पूरा। उसके बाद देयर ट्रायल्स, उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन हो गई, पुलिस ऑफिसर ने क्या करी, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल करी। उसके बाद उसकी कोर्ट में क्या होगी, कोर्ट में पेशी होगी, कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा उसका। देखिए स्टेप नंबर 3 हो गया, समझ आ रहा है, ट्रायल इन द क्रिमिनल कोर्ट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर पनिशमेंट। उसके बाद जब ट्रायल हो जाएगी, आर्गुमेंट्स एंड ऑल सब खत्म हो जाएंगे, आफ्टर सीइंग ऑल द एविडेंसेस एंड ऑल, उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, प्रॉपर पनिशमेंट इंपोज करेगा। ये देख लीजिए, ऑन गिल्टी पर्सन। समझ आ रहा है, ये 4 स्टेजेस हैं, ये 4 स्टेजेस हैं पूरी पूरी आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर में। समझ आ रहा है, क्रिमिनल को पकड़ना, उसको रोकना, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बाद उसका कोर्ट में ट्रायल होना, और उसके बाद उसकी सजा होना। दैट्स इट। ये बॉन्ड बताता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है, जो कि कहां पे लगता है, कहां पे लगता है, फ्रॉम दी कमीशन ऑफ एन एक्ट से लेकर, जब आपने काम गलत किया वहां से लेकर शुरुआत हो जाती है इसकी, और कब तक, जब तक फाइनल सजा नहीं होती। आई होप क्लियर होगा, क्लियर है। The code enumerates the hierarchy of criminal courts in which different offenses can be tried. देखिए लिखा है, the code enumerates hierarchy of criminal courts। कौन सा कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या बता रहा है, हायरार्की ऑफ क्रिमिनल, अलग अलग क्रिमिनल कोर्ट्स उनकी हायरार्की बता रहा है, इन विच different offense can be tried and it spells out the limit of sentences which court are authorized to pass। कौन बता रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है अलग अलग कोर्ट्स की हायरार्की, अलग अलग कोर्ट्स की हायरार्की बताता है, और ये बताता है कि सर कौन से ऑफेंस ट्रायल करने की पावर किस कोर्ट के पास है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, डिपेंडिंग अपॉन दी सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, हाँ जी सर, ये सब हमारी बात हो गई है, देख लीजिए। कौन बताता है, कोड बताता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है कि सर कोर्ट की हायरार्की, हायरार्की मतलब कौन सा कोर्ट टॉप पे है, कौन सा मिडिल पे है, कौन सा लोअर पे है, और ये बताता है कि किस कोर्ट के पास पावर है पर्टिकुलर केस को ट्रायल करने की और सजा देने की, विच डिपेंड्स अपॉन दी पनिशमेंट। देखिए मैंने आपको सब कल बता दिया था, लास्ट क्लास में बता दिया था कि विजय जैसे टॉप कोर्ट सेशन जज वाला है, ऊपर वाला सेशन जो सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है, ये कौन से केसेस ले सकता है, सर ये ऐसे केसेस को डील कर सकता है जिसकी सजा कितनी, इसकी सजा कितनी, या तो सर डेथ हो, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, या तो सर 14 साल की जेल हो, या मोर देन 14 ईयर्स। अगर ऐसे कोई केसेस है जिनकी सजा इतनी है, तो सर उसका ट्रायल कौन करेगा, सेशन जज कर सकता है, या तो असिस्टेंट कर सकता है। यही है, यही है कि नहीं है, आता है समझ, क्लियर है। चलिए, आई होप क्लियर होगा। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका आईपीसी और सीआरपीसी का, मैंने आपको हल्का फुल्का बताया है। ये देखिए अब आपका शुरू होता है मेन पार्ट 1 ऑफ इंडियन पीनल कोड। और मेन पार्ट क्या है आपका, ये देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है मेन पार्ट 1 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। क्या बोल रहा है, व्हाट आर द 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, जो कि मैंने आपको क्या बोला था, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं क्राइम के, ठीक है, और 4 एसेंशियल एलिमेंट्स देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। क्राइम इज एन एक्ट, क्राइम क्या है, एक एक्ट है, और ओमिशन ऑफ एन एक्ट है, ठीक है, या तो करना या तो सर नहीं करना, जो आपकी जिम्मेदारी है ड्यूटी करने की मगर आपने नहीं किया वो, which causes harm to the society as a whole and causes disturbance and panic in the society. Such an act is punishable by the criminal laws। वो जो एक्ट है या जो भी omissions है, it is punishable। Criminal laws came exist due to the presence of crime in a country। मैंने वही बोला ना, मैंने आपको क्या बोला, क्रिमिनल लॉज क्यों लाए गए, क्यों लाए गए, क्यों लाए गए भाई साहब, सर इसी ला जा रहे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्राइम इन अ सोसाइटी। अगर क्राइम नहीं है तो लॉ लाने का मतलब क्या है, कोई लॉ लाने का मतलब है, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। अगर आप लेडीज को सेक्सुअली हरास नहीं करते तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो है नहीं आता। समझ आ रही है, क्राइम हुआ है, क्राइम हो रहा है, तभी तो लॉज बन रहे हैं भाई साहब। समझ आ रही है,
समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? It provides provisions and rules regarding the criminal activities that take place. It provides what? It provides provisions and rules. It provides various provisions and rules regarding what? Regarding the criminal activities, regarding the criminal activities that takes place. और आपके सामने देखिए क्या लिखा हुआ नीचे, आपके सामने क्या लिखा हुआ है सर? देयर आर 4 एलिमेंट्स विच रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। और ये मैंने आपको क्या बताया था कि सर 4 एलिमेंट है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं बेटा। वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक है ये, बहुत डिटेल में बात कर दी हम लोग इसके बारे में, ठीक है। आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, मगर मैं आपको हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन अभी 2 मिनट में दे दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक, उसको मैं बीच में नहीं छोड़ सकता। अगर मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो मुझे पूरा कंप्लीट खत्म करना है, कम से कम घंटा 1.5 घंटे का टॉपिक यही है कम से कम, ठीक है, क्योंकि इसमें मेंस एरिया ना बहुत डिटेल में पढ़ना हम लोगों को। देखिए क्या है, 4 elements of crime which require to constitute a crime. These are number one कैसा सर? It there must be a human being, मतलब जो क्राइम होगा वो कौन करेगा? It must be constituted by a human being, और human being कैसा होना चाहिए सर? ह्यूमन बीइंग, एक और चीज बता देता हूं, ह्यूमन बीइंग कैसा होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड, ही मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड, ठीक है। केपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड का मतलब सर क्या? सर ही मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट भी होना चाहिए पर्सन, ठीक है। ही मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट फॉर कन्विक्शन। ऐसा नहीं कि अनसाउंड पर्सन है कोई, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। केपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड। कोई बच्चा है, अगर 4 साल की उम्र का बच्चा है, 5 साल की उम्र का बच्चा है, उसके सामने कोई रिवॉल्वर रखी हुई है, उसने खिलौना समझ के अगर कहीं दबा दी और किसी को लग गई, तो बेटा बच्चे को आप नहीं डाल सकते जेल के अंदर, बच्चे को जेल के अंदर नहीं डाल सकते बेटा, ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर जाएगा, ठीक है। आईपीसी के अंदर ना बहुत सी एक्सेप्शंस दी हैं, आईपीसी के अंदर बहुत सी एक्सेप्शंस भी दी गई है, तभी क्या बोल रहा है? द पर्सन मस्ट बी, ह्यूमन बीइंग मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड। केपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड का मतलब सर क्या? सर ही मस्ट बी मेंटली एंड फिजिकली फिट, किस लिए? फॉर कन्विक्शन, फॉर कन्विक्शन। आता है समझ? क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट मेंस रिया। मैंने आपको बोला था कि मेंस रिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत जरूरी है, और बेटा 3 तरीके की मेंस रिया है, 3 तरीके। एक तो होती है इंटेंशन वाली, एक तो इंटेंशन है, डायरेक्ट इंटेंशन है, दूसरी होती है नेग्लिजेंस, ठीक है, और तीसरी होती है आपकी रेकलेसनेस। ये सब हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। 3 तरह की मेंस रिया पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक तो डायरेक्ट इंटेंशन है, दूसरी नेग्लिजेंट वाली होती है, और तीसरी होती है रेकलेसनेस। और कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे मेंस रिया का होना जरूरी भी नहीं है, तो मतलब सर सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि अगर वहां पे मेंस रिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं भी है ना, फिर भी बोल देंगे क्राइम हो गया, ठीक है, समझ आ रही है, फिर भी बोल देंगे। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ये सब हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। और थर्ड आपका क्या है? एक्टस रियस। एक्टस रियस होना चाहिए सर, देयर मस्ट बी सम एक्ट, देयर मस्ट बी सम एक्ट, फिजिकली एक्टिविटी और सम अदर एक्शंस, ठीक है। और लास्ट वाला आपका एक है सर, देयर मस्ट बी दी इंजरी, इंजरी भी होनी चाहिए सर, सामने वाले को नुकसान भी तो पहुंचना चाहिए ना आपके एक्ट से, ठीक है। और इंजरी कैसी सर? इंजरी सिर्फ ये नहीं कि खाली खून दिखना चाहिए, ठीक है, मारा है अगर सर पे डंडा मार दिया तो खून बहना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इंजरी कोई भी हो सकती है, देखिए फिजिकल इंजरी और मेंटल शॉक और इंजरी टू द प्रॉपर्टी और एनिमल, कुछ भी किसी भी तरीके की इंजरी सब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। देख ली फिजिकल इंजरी तो चलिए समझ आता है, किसी ने आपको डंडा मार दिया, किसी ने आपको गोली मार दी, फिजिकली आप इंजर्ड हो गए। मेंटल शॉक का मतलब सर क्या हो सकता है? आपने किसी की चोरी कर ली, आपने किसी के बच्चे को किडनैप कर दिया, समझ आ रहा है, तो मेंटल इंजरी वहां से हो सकती है, ठीक है, क्या पता हार्ट अटैक आ जाए पर्सन को, ठीक है, क्या पता भाई सदमे में चला जाए, पागल ही हो जाए, इंजरी है सब कुछ। और इंजरी टू द प्रॉपर्टी, आपने किसी प्रॉपर्टी को तोड़वा दिया, हो सकता है आपने किसी को प्रॉपर्टी को ही तोड़वा दिया, डिमोलिश कर दिया, हो सकता है किसी की प्रॉपर्टी को चोरी कर ली, समझ आ रहा है, तो इंजरी टू द प्रॉपर्टी। और एनिमल, किसी के एनिमल के पालतू जानवर होते हैं सबके, ठीक है, आपने उनको नुकसान पहुंचा दिया, ये सब इंजरी में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं बोलोगे कि इंजरी का मतलब वही खाली खून दिखना चाहिए, समझ आ रहा है, ठीक है। और इंजरी का मतलब चाहे इंसान को इंजरी हो रही हो, चाहे उसके दिमाग में इंजरी हो रही हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टी में उसको नुकसान हो रहा हो, चाहे उसके जानवर को हो रहा हो, किसी भी तरह इंजरी अगर हो रही है किसी भी पर्सन को, तो बेटा कॉल कर जाएगी, आता है सब क्लियर है?
गेटिंग और नॉट, समझ आ रहा है? तो ये बेटा 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग होगा ना तो बेटा वहां पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, वहां पे दिक्कत आ जाती है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, समझ आती है? चलिए भाई, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास मुझे यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब अगर मैं इसको डिटेल में अगर लेके चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, घंटा 1.5 घंटा और आपको बैठना पड़ जाएगा, और बीच में मैं नहीं छोड़ सकता, बीच में मैं छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि टॉपिक पूरा कंटिन्यू में चलेगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक और इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग।